नमस्कार। प्राइम टाइम में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। रविवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सन 2002 से वैचारिक असहिष्णुता का सबसे बड़ा शिकार बताया। कहा कि कुछ बुद्धिजीवी इस सच्चाई को पचा नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में है। प्रधानमंत्री ने भी आरोपों का जवाब दिया है जो उनके ऊपर लग रहे हैं। कहा कि कांग्रेस 2 नवंबर 1984 को भूल गई है जब देश में सिखों का कत्लेआम हुआ। बिहार के पूर्णिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिख विरोधी दंगों के आरोप कई कांग्रेस नेताओं पर लगे और आज वही कांग्रेस सहनशीलता की बात कर रही है। इस बीच रविवार को कई जाने माने इतिहासकारों, लेखकों ने देश में बढ़ती असहिष्णुता पर विरोध जताया। आखिर असहिष्णुता का माहौल बना कौन रहा है? इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? या ये सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है जैसा जेटली जी बता रहे हैं? इस बीच अवार्ड वापसी का भी सिलसिला लगातार जारी है। आज हिमालयविद हैं शेखर पाठक, उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया है। सारे मुद्दे पर कि आखिर हो क्या रहा है, रास्ता क्या निकल सकता है, कौन किसे गलत समझ रहा है और कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं क्या वो बंद हो गई हैं, चर्चा डिबेट क्या ये बंद हो गई है, क्यों नहीं हो पा रही? अगर ऐसा है तो इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो में पहले कौन है वो आपको हम बता दें। हमारे साथ यहाँ पर सैयद इरफान हबीब साहब हैं, इतिहासकार हैं, पढ़ाते हैं और गलतफहमी में, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला था, दूसरे वाले इरफान हबीब साहब ने बोला था कुछ कल कार्यक्रम में, उस पर हम बाद में आएंगे। उसके कारण काफ़ी अटैक झेल रहे हैं फिलहाल सोशल मीडिया पर। हमारे साथ संदीप महापात्र हैं जो कि आरएसएस के जानकार हैं। सुधांशु त्रिवेदी के साथ कुछ तकनीकी समस्या हो गई है, फिलहाल वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवक्ता हैं बीजेपी के। संजय निरुपम हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इरफान हबीब साहब आप ही से जानना चाहती हूँ, कल आप लोगों ने एक बड़ी मीटिंग की, प्रतिरोध उसको नाम दिया। आपको क्या लग रहा है कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं क्या वो इतने बड़े स्तर पर हो रही हैं, इतने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो रही हैं कि इस तरह का विरोध जो लेखक, इतिहासकार, सारे लोग कर रहे हैं, फिल्मकार कर रहे हैं, क्या ये अलग अलग इंसिडेंट के तौर पर आप लोग नहीं देख रहे हैं? आपको लगता है कि एक कंसर्टेड एफर्ट है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज तौर पर हो रहा है? क्योंकि जिस तरह की नाराज़गी दिख रही है वो, अगर बीजेपी जो कह रही है, जो बीजेपी के प्रवक्ता, जो नेता कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर्ड है, उनको भी कहीं ना कहीं संशय है। तो इसलिए सवाल ये पूछना आपसे भी बनता है और उनसे भी बनता है। नहीं, मेरा अपना पहला मेरा सवाल जवाब ये है कि एक तो ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है। इसमें जो कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं, कुछ लोग होंगे, उसमें कोई शक नहीं है, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना शेयर पाना चाहती है राजनीति में, लेकिन उसमें ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है और वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनको इस माहौल के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। अब माहौल क्या है? माहौल सिर्फ ये है कि सत्ताधारी दल के जिम्मेदार लोग, वो ऐसे लोग नहीं हैं जो जिम्मेदार नहीं है, जो संसद सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, एमएलएज हैं, उन्होंने एक के बाद एक कुछ ना कुछ बोला और उस पर कोई रोक टोक नहीं की गई। आज सरकार में प्रधानमंत्री की आवाज़ सबसे मजबूत आवाज़ है। बाकी लोगों की आवाज़ को सरकार में भी नहीं सुना जाता, ये हम लोग जानते हैं। उनकी आवाज़, अब वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बोलते हैं, वो उनमें नहीं है जो चुप रहते थे। जो चुप रहते थे वो उन्होंने खमियाजा भुगता, वो गए। तो बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ये आशा करते थे लोग कि ऐसे प्रधानमंत्री इन लोगों पर कुछ अंकुश लगाएगा। तो ये अचानक से नहीं हुआ, ये काफ़ी दिन तक चलता रहा, लोग उठाते रहे आवाज़ों को। उसका जवाब महेश शर्मा जी जैसे ने दिया और बहुत सारे एमपीज ने दिया, एक के बाद एक। दूसरा, ये जो विजिलेंटी ग्रुप जो बने हैं, जो बीफ को लेके चल रहा है, किसी को पकड़ा मार दिया, किसी को पकड़ा पीट दिया, तो ये एक जनरल माहौल है जिस पर कंट्रोल होना चाहिए। कुल मिलाकर मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी इसमें शिकायत क्या है? कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, या फिर ऐसा एक्शन, ऐसी कार्रवाई जो कि एक एग्जाम्पल बन जाए? मांग इसमें क्या है? हम मुख्य मुद्दा क्या है? मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए, या होना चाहिए था इस स्थिति के तक आने से पहले, कि प्रधानमंत्री खुद जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाते। अगर उनको कुछ शिकायतें थी तो नहीं, लेकिन अमित शाह ने बुलाकर उनको ये माना जा रहा है कि उन्होंने पूछा था। अमित शाह से बातचीत नहीं होती है, प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। अमित शाह का वो मतलब वो मुझे नहीं लगता कि उनसे बात बन सकती है। प्रधानमंत्री एक देश के जिम्मेदार
नेता हैं और जिम्मेदार लोगों में हैं, उनकी बात सुनी जाती है और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बुलाएं, और बड़ापन भी यही है कि बुलाया जाए, बुला के बात की जाए, क्योंकि ये लोग जो लोग हैं, अब आप कुछ सवाल ऐसे भी उठाए गए। ये कह रहे हैं कि जो लेखक, इतिहासकार वगैरह जो इस बात से काफी नाराज है, जिनको चिंता हो रही है, और अगर ऐसा है तो वाजिब चिंता है, अगर ऐसा है तो इन सब को बुलाकर क्या प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए? आपके कहने का मतलब ये है? बुलाते तो कोई हर्ज नहीं था, उसमें कोई ऐसी कोई छोटा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जो बुलाएंगे, जिनको बुला रहे हैं वो तो खुद बहुत बड़े लोग हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो कोई अचानक से पैदा हो गए, सालों उन्होंने काम किया है, लिखा पढ़ा है, आर्टिस्ट हैं, फिल्म मेकर्स हैं, तो वो जिम्मेदार लोग हैं और देशभक्त लोग हैं, देशद्रोही नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई हर्ज नहीं था कि अगर बुला के बात की जाती तो इतनी बात शायद ना बढ़ती, क्योंकि वो पहले नहीं हुई। ठीक है, सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मैं थोड़ा डर रही थी कि तकनीकी समस्या शायद ना जुड़ पाए, लेकिन थैंकफुली वो जुड़ गए हैं। सुधांशु, जो यहाँ पर इरफान हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर आपने सुनी है उसके पहले की बात, आपके जुड़ने के पहले की बात अगर आप सुन पाए हैं, कहीं ना कहीं एक सेंस है कि जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, जो कहीं एक भय का माहौल है, इन सब के बीच में इनकी आवाज़ जो है वो अनसुनी जा रही है। शायद सबसे बड़ी चिंता यही है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत जानकार ना हो और वो किसी व्यवस्था या भाव में बह जाए तो परिस्थिति अलग है, मगर बुद्धिजीवी लोग तो तथ्यात्मक होते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, साहब रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। अब ये बताइए, प्रधानमंत्री तो तथ्यों के आधार पर रिएक्शन करेंगे। दादरी की घटना हुई, हमारे गृह मंत्रालय ने तत्काल रिपोर्ट मांगी, और जो प्राइमा फेसिया रिपोर्ट दी है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसने क्या दिया है? उसने कहीं कम्युनल एंगल का जिक्र नहीं किया है, कहीं बीफ कहा ही नहीं है, यहां तक कि हत्या की बात भी सीधे नहीं कही है। यानी उसकी रिपोर्ट को आप पढ़ें तो वो एक प्रकार से हादसा नजर आती है। तथ्य ये है उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में, और वही बात महेश शर्मा कह दें तो वो असहिष्णुता का प्रतीक हो जाती है। श्री कुलबर्गी की दुखद हत्या हुई है, आज तक कर्नाटक सरकार ने कोई रिपोर्ट जांच नहीं दी है कि उसने जांच क्या की और क्या पाया। संघीय ढांचे के तहत आप राज्य सरकार से रिपोर्ट ही मंगवा सकते हैं, उसके उपरांत ही कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद भी गृह मंत्री ने यह बयान दिया, आज भी बयान है गृह मंत्री का, कि भाई जिन लोगों को कोई भी शंका है तो वो आए, सरकार से बात करें, हमें वो चीजें बताएं, हम उन बात को कंसल्ट करने को तैयार हैं। प्रॉपर रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री ने रिएक्ट भी किया है। अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशनली और मॉरली जिन जिन राज्य सरकारों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, हिमाचल ने कोई रिपोर्ट नहीं दी आज तक, जिसने रिपोर्ट दी उसने वो कम्युनल एंगल कहा ही नहीं, फिर भी यह प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा। और एक बात मैं और एक विचित्र संयोग कहूंगा, आज 2 नवंबर है और बिहार का चुनाव का समय है। याद करिए, बिहार का चुनाव, वो आपातकाल का सारा संघर्ष बिहार से शुरू हुआ था, जब लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। और 2 नवंबर वो दिन जिस दिन सिखों का नादिर शाही कत्लेआम हुआ था। दुख की बात है, ये तब नहीं लगा था कि देश में कुछ अलग वातावरण है, कुछ दम घुटने का वातावरण है। और आज मैंने पुनः कह रहा हूं, रिपोर्ट न होने और रिपोर्ट एडवर्स होने के बाद भी या घुटन का वातावरण लग रहा है, तो कम से कम बुद्धिजीवियों को तथ्यों को जांच करके तब रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, आप जो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जो तथ्य की आप बात कर रहे हैं, बुद्धिजीवी जो हैं, जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं और सरकारों ने उनको माना है, हमारे आपके सबके बच्चे पढ़ते हैं उनसे, तो जब उनको तथ्यों के बावजूद जब वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका ये मतलब है कि तथ्यों से जुड़ा जो इमोशन है शायद वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। जो यहाँ पर इरफान हबीब साहब बोल रहे हैं कि कल अगर प्रधानमंत्री बुलाकर बात कर लें कि ठीक है भाई, हम समझते हैं आप जो कह रहे हैं, आपकी चिंता हम समझते हैं, ये फैक्ट्स हैं, हम ये पब्लिक डोमेन में रख चुके हैं, पता नहीं क्यों ये नीचे तक नहीं जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, उनका भी बड़प्पन है, इनकी भी इज्जत रहेगी, ये क्यों नहीं हो रहा है? देखिए कादम्बरी जी, मैं एक उदाहरण से बताता हूं। हाँ। आप कोई रिपोर्ट न्यूज में तब पढ़ेंगी जो आपका रिपोर्टर ऑफिशियली नीचे से देगा, या कोई आके आपको सुनाएगा कि ऐसा सुनने में आ रहा, उसको आप बोल देंगी? नहीं बोलेंगे ना। तो सरकार ऑफिशियल रिपोर्ट पे रिएक्ट करेगी। हाँ। आपत्ति है तो कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सरकार से कहिए कि साहब ये तो सांप्रदायिक हिंसा थी, आपने सांप्रदायिक हिंसा क्यों नहीं लिखा। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, बड़ी दुखद बात है, इरफान हबीब साहब जो दूसरे हैं, उन्होंने आईएसआईएस और आरएसएस की तुलना कर दी। 3 उदाहरण दूंगा। आईएसआईएस स्टाइल काम, केरल में प्रोफेसर टीएस जोसेफ का हाथ काट दिया गया इस आरोप में कि वो एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसमें लगता था कि प्रोफेट मोहम्मद का अपमान है। ये आईएसआईएस स्टाइल था।
1987 में हाशिम कुलाब मलियाना में पुलिस पीएसी ने खड़े करके गोली से उड़ा दिया 60 लोगों को। ये आईएसआईएस स्टाइल था, तब नहीं लगा। और कश्मीर में बाकायदा पोस्टर छापे गए कि 48 घंटे में छोड़ के चले जाओ, और अखबारों में विज्ञापन दिए गए कि अगर घाटी छोड़ के नहीं जाओगे तो क्या। ये आईएसआईएस स्टाइल था। दुखद है कि प्रोफेसर इरफान हबीब जैसे विद्वान व्यक्ति को तब आईएसआईएस स्टाइल नजर नहीं आया, आज आईएसआईएस स्टाइल नजर आता है। नहीं, इस पर तो एक फिर लगता सवाल है मैं यहाँ कि दूसरे बुद्धि वाले दोष तो मैं इरफान उनका हबीब नहीं साहब कह से पूछना सकता, चाहती इतने हूँ। विद्वान सुधांशु, व्यक्ति एक हैं, मिनट। पर सुधांशु, दृष्टि एक- दोष जरूर कह हाँ, सकता हूं। सुधांशु एक मिनट, हालांकि आपने नहीं बोला था ये, लेकिन आपके पास लगातार सवाल आ रहे हैं इसको लेके और काफी ट्रोलिंग भी हो रही है आपकी सोशल मीडिया पर। मैं सुधांशु के पास वापस जाऊंगी अपने उस सवाल नहीं, का नहीं, वो अगला दूसरे जवाब इरफान पाने हबीब के साहब लिए, ने बोला लेकिन था, मैं उनके लिए कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है सुधांशु, आप क्लियर हैं उस पर। इरफान हबीब साहब, जो ये कंपैरिजन है, ये आपको नहीं लगता कि ये भी एक एक्सट्रीम कंपैरिजन है? हाँ, नहीं, मुझे लगता, मैंने लिखा भी है, मैंने कहा भी है कि भाई ये हम हम एक तो हमारे देश की जो सेक्युलर बुनियाद है वो बहुत गहरी है, और हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, और एक हम एक डेमोक्रेटिक देश है, तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं, जब इस बात का हमें डर है कि हम आईएसआईएस जैसा कुछ माहौल हमारे यहाँ बन सकता है, तो वो जरूरत नहीं थी, वो अवॉइड किया जा सकता है। हाँ। बात ये है कि उन्होंने भी ये कहा कि ये सोच, अच्छा सोच भी ऐसा है कि आईएसआईएस तो वो संस्था है, क्रिमिनल्स का गैंग है, जिसको यही मालूम नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, है ना, वो तो एक मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम को भी घसीट रहे हैं वो, तो उनका तो कोई कंपैरिजन किसी को भी किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया है। तो लेकिन बात यह है कि हम अपने देश में कम से कम उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमारा पड़ोसी है। जहां ये चीज बोलते हैं, जब उन्होंने कहा कि ये अक्ल के मामले में आरएसएस और आईएसआईएस एक जैसे हैं, तो वहां पे कंपैरिजन तो हो जाता है। यहाँ पर हमारे साथ संदीप महापात्र भी हैं, जानकार हैं आरएसएस के। संदीप, जब इस तरह की बात आती है और कई और आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो ऑफिशियल हैं वो कुछ बोलते हैं, तो वो बीजेपी पर भी रिफ्लेक्ट करता है। बिहार चुनाव में हमने साफ देखा है कि क्या हुआ। ऐसे में जब बयान आते हैं और इस तरह का जब रिएक्शन आता है, तो कहीं ना कहीं उसका भी जस्टिफिकेशन लगता है कि जब आप एक्सट्रीम बयान देंगे तो उधर से भी आएगा। नहीं, देखिए, जहां तक इरफान हबीब साहब की बात आपने कहा, आईएसआईएस को संघ से तुलना करना निश्चित रूप से एक निंदनीय वक्तव्य है। इरफान हबीब साहब हमारे एक एमिनेंट हिस्टोरियन है। बिल्कुल, हिस्टोरियन होने के नाते देश का पुरातन क्या रहा उसके बारे में बताना चाहिए। आज के समय में क्या हो रहा है उसके बारे में उनको अगर ज्ञान नहीं है, उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है। संघ को आईएसआईएस से तुलना करना ये कहां तक न्याय संगत है, पहली बात। जहां तक अवार्ड वापसी की बात है, या फिर इस तरह की जो अभी 1.5 महीने से चल रहा है, एक तरफ हम कहते हैं कि असहिष्णुता, इंटॉलरेंस इस सोसाइटी में बढ़ रही है। इंटॉलरेंस का अगर अपोजिट देखेंगे आप, है टॉलरेंस। ठीक है, इसका टॉलरेंस का अगर आप देखेंगे कि सहिष्णुता, टॉलरेट किसी को करना, कहने का मतलब यह है कि जो कोलोकियल हिंदी में कि आप उसको निभा रहे हैं। जो सोच ये सोचता है कि हम किसी को निभा रहे हैं, बजाय इसके कि एक कोएग्जिस्टेंस है भारतवर्ष में और सांस्कृतिक विरासत में हमको कोएग्जिस्टेंस मिल रहा है, वही सोच संघ को आईएसआईएस से ही तुलना कर सकती है। और कादम्बिनी जी, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, पिछले 60 वर्षों में जिस तरह से वैचारिक असहिष्णुता इस देश में है, आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं, हर शब्द का, चाहे वो असहिष्णुता हो, सहिष्णुता हो, टॉलरेंस हो, निभाना हो, ये सब अलग अलग जो परिभाषाएं हैं, उसके कारण जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो संवाद होना चाहिए, उसमें एक ब्रेकडाउन हो गया है? कादम्बिनी जी, आपने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन रेज किया है। अभी इरफान हबीब साहब ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि प्राइम मिनिस्टर बुला लेते तो सब ठीक हो जाता। इरफान हबीब साहब, नो डिसरेस्पेक्ट टू यू, आपने जो बात कही, क्या इसका मैं तात्पर्य ये निकालूं कि भाई प्राइम मिनिस्टर के एक अपॉइंटमेंट के लिए इस तरह के हल्ला बोल आप लोग कर रहे हैं, या आप एक वाद विवाद करना चाहते हैं, एक डायलॉग करना चाहते हैं? आप लेखक हैं, हिस्टोरियन है, इस देश को आपसे बहुत उम्मीद है। आप अपने लेखनी से, आप लोग ही कहते हैं कि द पेन इज द माइटियर देन स्वॉर्ड। आप अगर इस पे विश्वास करते हैं, आप लेख के माध्यम से आप अपना रोष प्रकट करिए। नहीं, उन्होंने ये भी बोला है कि अगर प्रधानमंत्री बुलाते हैं तो उनका बड़प्पन होगा। कदम्बिनी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि कुल मिला के अगर
एक नजरिया अगर देखें कि भाई केवल एक मात्र अपॉइंटमेंट के लिए हो रहा है क्या, ये कहाँ तक यथार्थ है? नहीं, एक सेकंड संदीप, नहीं, इसमें मैं सुधांशु को भी लाना चाहूंगी। सुधांशु, एक सेकंड, नहीं, हाँ, कादम्बनी जी मुझे खत्म करने दीजिए। दूसरी बात, ऐसा क्या हो गया इस देश में अभी कि आपको लगने लगा यकायक असहिष्णुता बढ़ती जा रही है? मैं तो कहूंगा कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ रही है एक विचार के प्रति, जिस विचार को लोगों ने पिछले 60 साल से इस तरह से हैरेस किया, इस विचार को पलपने नहीं दिया। जब उनको लगा कि इस विचारधारा, राष्ट्रीयता की विचारधारा इस धरातल में स्थापित हो चुकी है, कहीं ना कहीं जो लोग इनसिक्योर हैं, उनके मन में इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं ये भी कहूंगा। और जो लोग बौद्धिक आतंकवाद करते थे और अपने ही विषय को अब कहते हैं कि भाई दिस इज माई वे और हाईवे, इस तरह के जो लोग विषय रखते थे, उनके मन में जो इनसिक्योरिटी है, कौन से लोग रखते थे ये विषय? जो कम्युनिस्ट हैं, जो कांग्रेस के समर्थित लोग हैं। हाँ? मैं तो कहूंगा, डंके के चोट पे कहूंगा, हाँ? कि जिन लोगों का एक यहाँ पे चल रहा था पिछले 60 वर्षों में, हाँ? एक वैचारिक, नहीं, उसका तो संजय जवाब देंगे। संजय जी भी देंगे जवाब। संजय, लेकिन एक चीज बताइए, वर्चस्व जो चल रहा था, जिनको लग रहा कि हमारे जमीन खिसक रही है, उन लोगों का एक प्रतिफलन है। एक सेकंड में एक तो ये जो आपने अभी कहा ना, ये जो राष्ट्रीयता का सवाल आता है, राष्ट्रीयता की विचारधारा, पहली बात तो ये है कि जो लोग आपसे डिसएग्री करते हैं वो राष्ट्रीय नहीं है। ऐसा हमने कभी नहीं किया। नहीं, वो नहीं, इसको नहीं लाना चाहिए। मतलब क्या निकलता है? आप हमारे व्यूज जो है सुनने के लिए राजी नहीं है। पिछले 60 वर्ष में हुआ क्या इरफान? ठीक है, एकेडमिक्स में देखिए, आप एकेडमिक्स में हैं, आप एकेडमिक्स में हैं, आप एकेडमिक्स में देखिए, बार-बार आता है ये सवाल, बार-बार आता है, क्योंकि इसमें तथ्य है कि राष्ट्रीयता किसी भी देश में किसी भी ग्रुप का या संस्था का की मोनोपोली नहीं हो सकती, किसी को नहीं क्लेम करना चाहिए। और आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ये क्लेम करते हैं। नहीं, हम करते नहीं है। नहीं, जो भी क्लेम करता है, जो भी क्लेम करता है, जैसे आप लोग क्लेम करते हैं कि भाई एकेडमिक्स में हम ही लोग रहेंगे, मुझे वो कहां तक न्याय संगत है? एक सेकंड, मुझे संजय के पास जाना है। सुधांशु से उसके पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सुधांशु, एक बड़ा सिंपल सा रास्ता यहाँ पर सुझाया है इरफान हबीब साहब ने, जो शायद कहीं और कुछ करने की जरूरत ना हो, एक मुलाकात अगर हो जाए तो वहीं पर शब्दों से ही बात बन जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। इसके लिए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेने की कि फलाना सरकार ने रिपोर्ट दी, चिलाना सरकार ने रिपोर्ट दी, एक सामने बैठकर, आमने सामने बैठकर जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, जो शब्दों के ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं हर प्रकार के काम के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं कोई तलवार उठा रहे हैं। अगर सिर्फ शब्दों से बात चल जाए तो क्या बुराई है कि अगर सामने बैठकर बात कर लें? देखिए, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, हाँ। सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री को लोगों ने वोट दिया 2014 में। सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर है, विकास के नाम पर उनको वोट दिया गया है, सबसे ज्यादा उम्मीद भी उन्हीं से है। कादम्बनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बात उससे की जा सकती है। देखिए, इसमें कुछ लोग जो हैं वो पूर्वाग्रह ग्रसित हैं, कुछ भ्रमित हैं, सम आर मिसलीडिंग एंड सम आर मिसलेड। तो देखिए, बात उससे की जा सकती है जो बात करने की मना स्थिति में हो। 8 अप्रैल 2014 को इंडियन एक्सप्रेस में जिन बुद्धिजीवियों ने अपील की कि मोदी की फांसीवादी सरकार को आने से रोकिए, उनके नाम पढ़ लीजिए, और जिन्होंने अवार्ड लौटाला, दोनों के नाम पढ़िए तो एक सामने नजर आएगा। तो फरवरी 2014 के द हिंदू में, नहीं बात सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ। आप पूरा वाक्य पूरा होने दीजिए, मेरा वाक्य, हम बदला नहीं निकाल रहे। जिनकी मानसिकता ही यही थी, जिन्होंने कहा कि मोदी जीतेंगे तो काशी हार जाएगी, जो लोग बाकायदा मोदी जी के खिलाफ प्रचार करने वाराणसी गए, आपको लगता है कि वो वार्ता करने की मना स्थिति में है? या संदीप महापात्रा जी ने जो बात कही, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, सत्ता की लड़ाई एक होती है, और जब सत्ता की लड़ाई हार जाते हैं तो व्यवस्था और विचार की लड़ाई होती है। जैसे 47 में अंग्रेज चले गए, मगर इस देश को 2 दशक तक यह समझाया गया कि अंग्रेजियत और अंग्रेजी दाही इस देश को चला सकते हैं। वो 67 में गया, राजे रजवाड़े गए, जमींदारी उन्मूलन में 10 साल लगे, और प्रिवी पर्स खत्म होने में 20 साल लगे। तो उसी प्रकार से आज राजनीतिक लड़ाई हारने के बाद एक विचारधारा विशेष, जिसमें इतनी इंटॉलरेंस थी कि दूसरी विचारधारा को रंच मात्र स्थान नहीं दिया, आज एक प्रतिरोध है। जैसे दलित ऊपर उठे थे तो एक प्रतिरोध था, जब पिछड़े ऊपर उठे थे तो एक प्रतिरोध था, वैसे ही हम इस वैचारिक साम्राज्य के दलित हैं, शोषित हैं, हमारे आगे बढ़ने पे ये प्रतिरोध हो रहा है। इसलिए मानसिकता कुछ और है, मानसिकता विचार की नहीं है, मानसिकता कुचलने की है। ठीक है, मुझे लगता है
कहीं ना कहीं अगर जहां प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया बोलते हैं तो अंग्रेजी खुद ब खुद चली आती है, तो उसमें अब कहने को ज्यादा कुछ बचा नहीं। खैर, संजय निरुपम को मैं यहाँ पर चर्चा में लाना चाहती हूँ। संजय, जैसे नेहरू जी जैसे हाँ। अंग्रेजी के शिक्षित लोग ही देश चला सकते थे, अब नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मोदी तक के स्वदेश शिक्षित लोगों ने चला के दिखा दिया। हर आदमी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, देश चला पाए। ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है। एक जिसको बोलते हैं, हमारे एक मित्र बड़ा यूज करते हैं, नेटिव विजडम, वो भी बड़ी चीज होती है, उसमें हार्वर्ड या कैम्ब्रिज से डिग्री नहीं चाहिए होती है। संजय निरुपम, एक विपक्ष के तौर पर आज जो हो रहा है, आप भी बार बार कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर सुधांशु ने साफ तौर पर कहा है कि 2 सरकारों से रिपोर्ट उन्होंने मांगी, रिपोर्ट ऐसी नहीं आई, तो क्या आप भी मौके का फायदा उठा रहे हैं, या फिर जो ये एकेडमिशियन हैं, जो इतिहासकार हैं, जो लेखक हैं, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं? कादम्बरी जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं मैं, माफी चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद से एक असहिष्णुता का वातावरण तैयार हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि सरकारों को या सरकार में बैठे लोगों को जिस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ विभिन्न घटनाओं के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, वो संवेदनशीलता लगभग खत्म हो गई है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आप, बोलिए। ठीक है, वो संवेदनशीलता लगभग खत्म हो गई है। सरकार हर घटना के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है, उसको जिस तरीके से राजनीतिक रंग दे रही है, वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या नारायण मूर्ति कांग्रेस पार्टी के पिछलग्गू है? क्या कैलाश सत्यार्थी कांग्रेस पार्टी के पिछलग्गू है? क्या रघुराम राजन लेफ्टिस्ट है? इतने सारे राइटर, फिल्मकार, कलाकार, इन लोगों ने जो विरोध किया है, उस विरोध के तत्व को सरकार को समझना चाहिए। दुर्भाग्यवश सरकार नहीं समझ रही है। उल्टे अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट है। नितिन गडकरी परसों मुंबई आए थे और उन्होंने कहा कि ये थोड़े से साहित्यकार हैं और लेखक हैं, इनको कैसे चुप कराना हमको मालूम है। ये थोड़े से तो हैं, लेकिन इनका जो आदर है, इनका जो प्रभाव है, वो विराट है। एक दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे जमाने में भी इस प्रकार की घटनाएं होती थी। हम में से कभी किसी ने इसको जस्टिफाई नहीं किया। हम लोग जो पीड़ित होते हैं, उसके दर्द को शेयर करने में विश्वास रखते हैं। यहां इस सरकार एक नई चीज पेश कर रही है। जो पीड़ित है, उसके दर्द को बांटने के बजाय उस पूरी घटना को अलग रंग देने में लगे हुए। आखिरी बात सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के थे, वो भी प्रधानमंत्री थे, 6 साल सरकार में थे, तब तो किसी ने अवार्ड नहीं लौटाया था। तब तो उनमें से किसी ने नहीं कहा कि ये एक वैचारिक असहिष्णुता है। आज नरेंद्र मोदी के जो चाहने वाले, मानने वाले वित्त मंत्री से लेकर उनके प्रवक्ता हैं, वो जो बार बार कह रहे हैं कि ये एक वैचारिक असहिष्णुता है बीजेपी के खिलाफ, मुझे लगता है बहुत ही दोषपूर्ण बात है। बीजेपी को देश की जनता ने सत्ता दी है। अब सत्ता में आने के बाद उनको एक बड़ा दिल दिखाते हुए, जैसे सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, वैसे सबको साथ में लेके चलना चाहिए। बात बात पे यह कहना कि वहां इनकी सरकार है, वहां इनकी राज्य सरकार है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को छोटा दिखाता है। आपके नेता जो मनीष तिवारी हैं, जब 84 के बारे में बोलते हैं, 31 साल पुरानी घटना की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो 31 साल पहले कोई घटना हुई है तो उसकी जो व्यथा है, उसकी जो परेशानी है, उसमें जो हुआ है, उसका इंपॉर्टेंस तो कम नहीं हो जाता है ना। एक्शन उसमें क्या हुआ आपके नेताओं पे, ये फैक्टर तो है, बार बार उठेगा आपके ऊपर ये सवाल। बिल्कुल कम नहीं होता उसका महत्व। मैं आपको बता दूं कि जो सिख विरोधी हिंसा 1984 में हुई थी, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कभी गर्व नहीं व्यक्त किया। भावावेश में आकर राजीव जी ने कुछ बात कही थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके लिए माफी मांग चुके हैं। सोनिया जी ने भी खेद प्रकट किया है। लेकिन बीजेपी के लोग क्या करते हैं, 2002 के दंगे को वो शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को वो गौरव के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो ये दोनों पक्षों की सोच में फर्क है। कृपया करके इस सोच को बदलने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, जो गलत हुआ वो गलत है, उसको जस्टिफाई न करें। जिस तरीके से वीके सिंह ने दलितों के जिस तरीके से वीके सिंह ने
जिस तरीके से वीके सिंह ने फरीदाबाद में दलित बच्चों के नरसंहार के बाद कहा कि कुत्ते को किसी ने पत्थर मार दिया, इसकी जवाबदारी सरकार की नहीं, ये सरकार के अंदर का अहंग दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं सरकार को संवेदनहीन बताता है। जिस तरीके से इनके कल्चर्ड मिनिस्टर जो अनकल्चर्ड से दिखते हैं, बार बार नोएडा और दादरी की घटनाओं को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग तर्क देते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पूरे कामकाज के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये प्रश्न चिन्ह हमारे देश के लेखक, बुद्धिजीवी खड़ा कर रहे हैं। हर एनजीओ एक्टिविस्ट फोर्ड फाउंडेशन का एजेंट नहीं होता, हर राइटर लेफ्टिस्ट या कांग्रेसी नहीं होता, हर बुद्धिजीवी कांग्रेस का पुछलग्गू नहीं है। कृपया करके स्वीकार करिए, कैलाश सत्यार्थी न तो बीजेपी के, न कांग्रेस के हैं, न लेफ्टिस्ट हैं। वो नोबेल प्राइज विनर है। अगर वो कहते हैं कि असहिष्णुता बढ़ी है तो उसको स्वीकार करिए।